दूसरी सीट की हम बात करें तो ये भी महाकौशल की सीट है। ये सीट है मंडला की सीट। मंडला सीट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते खड़े हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, वर्तमान सांसद हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि कई बार वो वहाँ से लगातार जीत चुके हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन अभी की स्थितियों में हम बात करें तो कांग्रेस ने इनके सामने ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है। और फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर भी तकरीबन वही हालात हम कह सकते हैं कि नंबर 1 तो नाराज़गी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को के बीच में है वो इस बात को लेकर है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो है अपना विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी उनको लोकसभा में टिकट दिया। दूसरा नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि लगातार एक ही व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। पार्टी नए चेहरों की बात करती है, पार्टी जो है नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने की बात करती है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो पुराने चेहरों को ही रिपीट कर दिया जाता है। ये वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच की नाराज़गी है। दूसरा, अगर कांग्रेस के चेहरे को देखें जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है, कई एक आकलन जो है सूत्र ये बताते हैं कि कार्यकर्ताओं की तो नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो है एक आकलन ये भी है कि लगातार एक चेहरे को जनता भी देखती आ रही है, तो हो सकता है कि जनता चेहरा बदलने का कोई मन रखती हो, जनता की तरफ से इस तरह की कोई बात आए कि अब किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस में बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम सामने है। ओमकार सिंह मरकाम का चेहरा वहाँ पर एक इस्टेब्लिश चेहरा है, उतना ही जितना ही फग्गन सिंह कुलस्ते का है। तो ओमकार सिंह मरकाम की भी वहाँ की जनता के बीच में ठीक ठाक पकड़ बताई जाती है, और उनकी छवि जो है या फिर नए चेहरे होने के कारण, और दूसरा उनकी छवि भी ठीक ठाक बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एक पुराना चेहरा, एक बार विधानसभा हारा, ये सारी चीज़ें जो मिलजुल कर है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये फैक्टर इस बार बीजेपी के लिए शायद माइनस में जा सकते हैं। तो और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा अगर जनता चेहरे को बदलना चाहे, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ने लगकर वहाँ पर काम नहीं किया, इस तरह की कोई स्थितियाँ आती हैं तो वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यही कारण है कि मंडला सीट पर भी टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में से एक और खास सीट है जिसका नाम है रतलाम झाबुआ सीट, और इस सीट पर इस वक्त कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से अनीता नागर को टिकट दिया है। अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट पर भी जो है लड़ाई बराबरी की दिखाई दे रही है, जिसके कई सारी वजह हैं, बल्कि कह सकते हैं कि इस सीट पर भी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रतलाम झाबुआ सीट का समीकरण क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस कैंडिडेट कांतिलाल भूरिया की। तो कांतिलाल भूरिया का जो राजनीतिक जीवन है, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक सफ़र है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार वहां से सांसद रहे हैं झाबुआ से, और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया। और अगर कांतिलाल भूरिया की बात करें तो एक बहुत लंबे समय से उनका परिवार वहाँ पर राजनीति में सक्रिय है। उनका बेटा विक्रांत भूरिया झाबुआ से इस वक्त विधायक है, और लंबे समय से वहाँ राजनीति में सक्रिय होने के चलते वहाँ की जनता के बीच में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। कांतिलाल भूरिया के लिए उनका बेटा विक्रांत भूरिया लगातार मैदान में है, वो लगातार वहाँ उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, और उसका तर्क है कि पिछले जितने समय में, लंबे समय में भूरिया परिवार के सदस्य ने, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो या विक्रांत भूरिया खुद हो, वहाँ की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए, वहाँ की जनता के लिए क्या क्या नया करा, उसे बताकर वो जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी कैंडिडेट अनीता नागर की बात करें तो वो भी राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पति नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, और अनीता नागर भी राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। अनीता नागर का परिवार भी झाबुआ अलीराजपुर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है, बल्कि उनके परिवार का वहाँ दबदबा है। और अगर कांग्रेस की तरह बोलें तो कांग्रेस का आरोप है कि उनके परिवार की वहाँ पे दबंगई है, जिसके चलते जनता और कार्यकर्ता दोनों उनसे नाराज हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने तो उनके माफिया से भी कनेक्शन होने के आरोप पब्लिकली लगाए हैं। ये तो थी दोनों कैंडिडेट की बात, बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन चलिए अब झाबुआ रतलाम सीट के जातिगत समीकरणों के, वहाँ के सियासी समीकरणों को भी समझने की कोशिश करते हैं।
वैसे तो रतलाम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ पर अगर हम वोटों को देखें तो अनुसूचित जनजाति में भी दो तरह के वोट, यहाँ पर दो समुदाय के वोट महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक वोट भील समुदाय का है और एक वोट भिलाला समुदाय का है। जो भील समुदाय है उसका वोट लगभग 70 से 75% है। इसका मतलब साफ है कि जो दूसरे अन्य समुदाय हैं, चाहे वो भिलाला समुदाय हो या कोई और समुदाय है, उनका वोट 25 से 30% के बीच में माना जा रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट जो है कांतिलाल भूरिया, वो उसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके 70 से 75% वोट हैं, मतलब कि भील समुदाय को, और वहीं जो लगभग 25 से 30% दूसरे वोट हैं उसमें भिलाला के अलावा दूसरे सारे समुदाय शामिल हैं। लेकिन एक सीट में, इस सीट की एक खास बात ये भी है कि इस सीट में जो रतलाम का इलाका है, रतलाम झाबुआ सीट जो परिसीमन के बाद बनी है, इसमें रतलाम चूँकि शहरी इलाका है और शहरी वोटर ज़्यादातर बीजेपी के साथ होता है। तो अगर दोनों ही इक्वेशन हम देखें, अलीराजपुर झाबुआ के ज़िलों को मिलाकर और रतलाम को मिलाकर, तो इसमें भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर शहरी वोटरों की तरफ देखेंगे, पिछले चुनाव की तरफ देखेंगे, तो बीजेपी का भी पलड़ा जो है कमज़ोर नहीं है। रीवा लोकसभा सीट की बात करते हैं। रीवा लोकसभा सीट भी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में आती है और ये लगभग कह सकते हैं कि रीवा प्रयागराज से लगा हुआ, सटा हुआ इलाका है और यही कारण है कि इस सीट पर भी जो हार जीत के समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की राजनीति जातिगत समीकरणों से भी इफेक्ट करती है और इन सीटों पे तीसरे दलों की मौजूदगी होती है। फिर चाहे वो सपा की मौजूदगी हो, चाहे बसपा की मौजूदगी हो, भले ही ये दल अपनी जीत नहीं दर्ज करा सके, लेकिन वोट कटवा पार्टी के तौर पर जो है बहुत सीधे तौर पे मैदान में होते हैं और वोट कटवा पार्टी के तौर पे ये लोग नतीजों को भी प्रभावित करते हैं। अब रीवा में हम कैंडिडेट की बात करें तो रीवा में बीजेपी ने वापस जनार्दन मिश्रा को मैदान में उतारा है। जनार्दन मिश्रा मौजूदा सांसद भी हैं और अगर जनार्दन मिश्रा की बात करें तो जनार्दन मिश्रा अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई बार नेशनल मीडिया की सुर्खियाँ भी बनते हैं वो। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। नीलम मिश्रा बीजेपी से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और इनके पति इस वक्त कांग्रेस से विधायक हैं। इनके पति अभय मिश्रा इस वक्त सेमरिया से विधायक हैं। और तीसरे कैंडिडेट हैं यहाँ बीजेपी के नागेंद्र पटेल। हालांकि नागेंद्र पटेल की मौजूदगी बहुत चुनाव में असर नहीं दिखा रही है, लेकिन तब भी जैसा कि मैंने कहा कि इन जगहों पर जो सपा और बसपा के कैंडिडेट होते हैं, भले ही वो जीत दर्ज न करें, लेकिन वोट काटने के तौर पर हार जीत के समीकरणों को इफेक्ट करते हैं। रीवा मध्य प्रदेश का वो इलाका था जहां विधानसभा के समय बीजेपी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर धीरे करके अपने हालात बदले और वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो विधानसभा में थे, वो अब लगातार जो है लोकसभा में भी साथ आ रहे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा जो मौजूदा सांसद भी हैं, उनको लेकर भी जो लगभग कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रहती है, लोगों के काम नहीं करते हैं, या फिर जितनी बार से वो सांसद हैं विकास कार्य अभी तक रीवा तक पहुँचे नहीं, तो इस तरह की बातें तो लगातार हैं ही और ख़ासकर उनके जो अजीबोगरीब बयान हैं उससे वो मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसके अलावा वही बात है कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन सक्रियता उतनी मैदानी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। अब अगर बात करें कांग्रेस कैंडिडेट नीलम मिश्रा की, तो नीलम मिश्रा भी क्षेत्र में जो है उनका भी नाम है, राजनीतिक परिवार से आती हैं, जनता उनको जानती है। लेकिन अगर हम और चीज़ों की अगर बात करें, अगर प्लस में बात करें तो नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा विधायक हैं, तो निश्चित ही वहाँ की जनता में भी उनकी भी घुसपैठ है और चूँकि राजनीतिक परिवार से हैं उसका भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट में अगर हम देखें तो जातिगत समीकरण ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो जातिगत समीकरण प्रभावित होने के कारण दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के एक ही वर्ग से आते हैं और जब दोनों कैंडिडेट एक वर्ग से आते हैं तो वोट बंटने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तीसरा जो हम बात जो बीएसपी कैंडिडेट की कर रहे थे, इस बीच बीएसपी कैंडिडेट नागेंद्र पटेल भी मैदान में हैं। हालांकि नागेंद्र पटेल का मौजूदगी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं शो हो रही है, लेकिन यही है कि चूँकि दोनों कैंडिडेट एक वर्ग से हैं, ऐसे में अगर नागेंद्र पटेल बीएसपी का कोई कैंडिडेट मैदान में है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो एक वोट कटवा के तौर पे होगा और वो कांग्रेस को नुकसान देंगे या बीजेपी को, ये डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट एक वर्ग से हैं तो उस वर्ग के वोट तो निश्चित तौर पर बटेंगे।
और अगर हम ये बात करें कि जनार्दन मिश्रा के क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, तो लगातार 2 बार से सांसद हैं और कोई ख़ास वजह होगी जो उनको तीसरी बार भी पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनका जो कद है या वहाँ पर उनका जो नाम है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कद की बात करें तो वो उनके लिए प्लस में ही जाता है। मध्य प्रदेश की लोकसभा में एक और हाई प्रोफाइल सीट है और वो सीट है राजगढ़ की सीट। राजगढ़ की सीट इसलिए हाई प्रोफाइल है क्योंकि वहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है और दिग्विजय सिंह के सामने जो है बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो रोडमल नागर को दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर हैं। और अगर अब हम इस सीट पर बात करें, इसके एनालिसिस को या इसके समीकरणों को समझने की कोशिश करें, तो इस सीट पर भी टक्कर दिखाई दे रही है। ये सीट मालवा की सीट है और इसमें मालवा और ग्वालियर चंबल दोनों ही क्षेत्र की चीज़ें कुछ मिली हुई दिखाई देती हैं। हालांकि राजगढ़ वो ज़िला है जिसमें कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ज़िले में संघ की अच्छी खासी घुसपैठ है, इसलिए सीट आमतौर पर ये माना जाता है कि बीजेपी के खाते में ही जाती है। लेकिन इस बीच इस बार जो है 2024 में इस सीट पर मुकाबला है। मुकाबला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, राजनीतिक कद के हिसाब से अगर देखें तो वो एक बड़ा चेहरा है। हालांकि दिग्विजय सिंह अपनी बयानबाजियों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के मैदान में होने के चलते इस सीट पर अब टक्कर देखी जा रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं रोडमल नागर, उन्हें लेकर क्या चीज़ें हैं जो उनको जीत दर्ज कर दिला सकती हैं, और हम ये भी समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर जो उनको जीत दिला सकती है। मतलब कि आखिर वजह क्या है जो ये सीट इस वक्त टक्कर में है। सबसे पहले हम समझते हैं कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह को लेकर। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राजगढ़, गुना, इस इलाके की जनता के बहुत मतलब कहा जा सकता है कि उनका बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखा। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री थे तो वहाँ की जनता के सारे कामों को पूरा देखना, उनके पूरे छोटे बड़े सारे काम कराना, और इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा भारी बेस है जो उनके साथ है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजगढ़ ज़िले में या राजगढ़ सीट पर अब कांग्रेस एक है, एकजुट इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा सामने है। आमतौर पर कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि कांग्रेस में इतने गुट होते हैं, एक गुट जिताने में लगता है तो एक गुट हराने में लगता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के चेहरे के चलते पूरी राजगढ़ लोकसभा में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो एक हैं। दूसरा, अगर बात करें कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक हैसियत और कद की, तो निश्चित ही वो बीजेपी कैंडिडेट की तुलना में काफ़ी बड़ा है क्योंकि दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद भी हैं, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह यहाँ जब कैंपेनिंग पे निकल रहे हैं तो लगभग लोगों के बीच में उनका पारिवारिक तौर पर भी जुड़ाव है और वो अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुराने रिश्तों को रिवाइव कर रहे हैं, पुराना बल्कि कह सकते हैं कि पुराना परिचय भी लोगों को याद दिला रहे हैं, तो लोग उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह की उन पॉइंट्स को लेकर या उन कमजोरियों को लेकर जिससे कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को जो है नुकसान दे सकती हैं। उसमें एक तो ये है कि दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व से जुड़े बयान, जो हिंदुत्व से जुड़े बयान उन्होंने जो दिए हैं, जिन पर लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वो कहीं ना कहीं उनके लिए निगेटिव साबित हो सकती है। दूसरा, अगर हम संगठन के स्तर पर बात करें तो भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के लिए एकजुट हो चुका है, एक छतरी के नीचे आ चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बूथों पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तीसरा, दिग्विजय सिंह पिछले लगभग 10 साल से जो है जब वो 2003 का चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि वो अब 10 साल तक जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बीच कहीं ना कहीं वहाँ की जनता से उनका कनेक्ट कुछ कम हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो दिग्विजय सिंह को जो है बीजेपी की तुलना में जो है उनका पल्ला कम मजबूत दिखाई दे रहा है। दूसरा, हम बात करेंगे रोडमल नागर। तो बीजेपी कैंडिडेट रोडमल नागर सांसद भी हैं और चूँकि जो मौजूदा पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सभी कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के सभी नेताओं को वो एक साथ साध नहीं पाते हैं। कोशिश भले ही की जाती होगी लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि सभी कार्यकर्ता को खुश रखा जा सके या सभी नेताओं को खुश रखा जा सके। तो एक शिकायत यही लगातार है कि जनता के भी काम नहीं हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के भी काम नहीं हो रहे। और बीच में तो एक मौका ऐसा भी आया था जब रोडमल नागर को लेकर लापता के भी पोस्टर लग चुके थे उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो रोडमल नागर के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा फाइट में उनको कमज़ोर करती हैं। लेकिन दूसरे जो पॉइंट हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व के बयान लगभग उनके साथ लगातार चलते हैं। अगर 2019 का चुनाव देखें तो 2019 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही था लोकसभा का। दिग्विजय सिंह को भोपाल से मैदान में उतारा था और बीजेपी ने जो है उनके सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा। तो जो कैंडिडेट थे दिग्विजय सिंह के आगे जो चयन किया गया था कैंडिडेट का, वो इसी बात को लेकर किया गया था, हिंदुत्व को लेकर या भगवा आतंकवाद जैसी बातों को, जो उनके बयान थे उसको लेकर किया था। तो उसके बाद से ये बात, चूँकि यही वजह है कि बीजेपी इस बात को लगातार कैश कराने की कोशिश कर रही है। जब वहाँ पे नामांकन की बारी आई तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सभी ने ये बात करी कि भाई ये भी चुनाव है, ये रामद्रोहियों और राम समर्थकों के बीच में है। मतलब कि सीधे तौर पे दिग्विजय सिंह को सनातन का विरोधी और रामद्रोही बताने की कोशिश की गई। तो बीजेपी इस सीट पर पूरा चुनाव जो है हिंदुत्व का कार्ड सामने रखकर खेलना चाहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के कद, राजनीतिक हैसियत की बात करें और चूँकि उस इलाके में उनका, चूँकि वहाँ के कद्दावर नेता हैं, उसकी बात करें तो उसकी तुलना में इसमें अगर उसकी बात करें तो निश्चित ही इस सीट पर टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों में टक्कर है उसमें से विंध्य की एक और सीट है और वो सीट है सतना सीट। सतना सीट पर एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की मौजूदगी है। चलिए अब सतना सीट को समझते हैं कि सतना सीट में कौन कौन से कैंडिडेट हैं और वहाँ किस तरह के इक्वेशंस हैं। सतना सीट पे फिलहाल बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को ही प्रत्याशी बनाया है और गणेश सिंह के सामने जो है कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, और अगर हम साथ में बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से यहाँ पर इस बार नारायण त्रिपाठी मैदान में है। अब अगर तीनों ही कैंडिडेट के प्रोफाइल की बात करें तो सांसद गणेश सिंह जो है हाल ही में कुछ महीने पहले ही नवंबर में विधानसभा चुनाव हारे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा से ही। तो अगर गणेश सिंह के टिकट की हम बात करेंगे तो गणेश सिंह को लेकर जो 3-4 बातें जो बताई जा रही हैं उसमें ये है कि एक तो वो कि वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, दूसरा 4 बार के सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं अब इलाके की जनता को उनको इस बात से लेकर भी नाराज़गी रहने लगी है कि 4 बार के सांसद हैं लेकिन जो केंद्र की विकास की योजनाएं हैं वो अभी तक पूरी उस इलाके में पूरी तरह से नहीं पहुंची हैं। तीसरा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो टिकट के दावेदार हैं, जो लोकसभा के टिकट के दावेदार होंगे, जो विधानसभा के टिकट के दावेदार होंगे, उनके मन में लगातार ये बात है कि एक ही चेहरे को 4 बार से सांसद बनाया गया और विधानसभा हारने के बाद भी 5वीं बार उनको टिकट दिया गया। तो ये नाराज़गी कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में, जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके मन में अंदर खाने में देखने को मिल रही है। तीसरा, अगर हम बात करेंगे कि गणेश सिंह की कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि पलड़ा भारी भी हो सकता है या जिनके उन्हें फ़ायदे मिलेंगे, तो एक सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार तमाम सारी चुनौतियां लगभग हर चुनाव में इस तरह से सामने आती हैं कि जनता की इस तरह से नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं की किस तरह से है या बीजेपी में अंदर खाने में क्या नाराज़गी है। उसके बाद भी इन सारी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए वो वहाँ से 4 बार सांसद बने। अब अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें तो सिद्धार्थ कुशवाहा एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा की सबसे बड़ा अगर देखें तो प्लस पॉइंट यही है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही गणेश सिंह को विधायक का चुनाव हराया है और विधानसभा में उन्होंने जीत दर्ज करी है। इसके अलावा अगर दोनों कैंडिडेट में हम तीसरे की बात करें, जो बीएसपी की मौजूदगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, खासकर विंध्य के इलाके की हम बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें या बुंदेलखंड की करें, तो यहाँ पर हमेशा एक तीसरे दल की मौजूदगी होती है। कई बार तो अगर हम देखें कि बीएसपी की मौजूदगी ऐसी रही कि उन्होंने कुछ समय में तो कई चुनाव में उन्होंने काफ़ी बेहतर सीटें पाई, चाहे वो 3 का चुनाव हो, चाहे वो 9 का चुनाव हो। और इसी तरह अगर हम बात करें सपा की, तो बुंदेलखंड के इलाके में सपा और बसपा दोनों की मौजूदगी देखने को मिलती है, क्योंकि जो विंध्य इलाका है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरण होते हैं वो असर डालते हैं चुनाव के नतीजे पे। तो अब विंध्य में बीएसपी की मौजूदगी में इस वक्त बीएसपी की तरफ से नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं और नारायण त्रिपाठी वो चेहरा है जो सबसे ज़्यादा बार पार्टी बदल चुके हैं
और आम तौर पर जितनी भी पार्टियों से खड़े होते हैं लगभग उनके हिस्से में जीत आती है, उनके खाते में जीत आती है। तो लगातार पहले वो बीजेपी से विधायक थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे, फिर कभी वो सपा में गए और इस वक्त वो बसपा से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो जातिगत समीकरण है इस सीट के वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा निर्णायक वोट ब्राह्मणों के हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी ब्राह्मण के हैं और वही हार जीत का फैसला करते हैं। दूसरा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट की बात करें, अल्पसंख्यक के वोट की बात करें, तो कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों के कैंडिडेट हैं वो एक ही वर्ग से आते हैं, तो निश्चित ही उस वर्ग के वोट बंटना तय माना जा रहा है। तीसरा, अगर बीएसपी की बात करें तो चूंकि बीएसपी में जो अक्सर एक सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, तो कैंडिडेट तो ब्राह्मण है और उसके साथ सबसे ज़्यादा निर्णायक वोट वहाँ के ब्राह्मण हैं। दूसरा, अगर बीएसपी कैंडिडेट है तो आमतौर पर ये माना जाता है कि बीएसपी का वोट कहीं और नहीं जाता है, बीएसपी के कैंडिडेट को ही जाता है और बड़ा डेडिकेटेड वोट माना जाता है बीएसपी का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक जो निर्णायक वोट होते हैं ब्राह्मणों के, उसके बाद जो बीएसपी के डेडिकेटेड वोट हैं, इसके बाद अल्पसंख्यक और दूसरे वर्गों की बात करें तो उनके वोट किसके खाते में जाते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि तीनों ही चेहरे वहाँ के जाने माने चेहरे हैं, पर अगर राजनीतिक कद की बात करें तो गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, नारायण त्रिपाठी को भी इलाके के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कई बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय भी लड़े हैं, तो कई बार उन्होंने जो है अपनी पहचान और उनके नाम को पूरी जनता वहाँ पर जानती है और कईयों बार उन्होंने किसी भी पार्टी से लड़े हों जीत बेहतर तरीके से दर्ज कराई है। तो इस पूरे लोकसभा सीट पर नारायण त्रिपाठी की मौजूदगी जो है सारे नतीजों को प्रभावित कर सकती है। मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जातिगत समीकरण जो है राजनीति को बहुत तेज़ी से प्रभावित करते हैं, तो उसमें अब इंटरेस्टिंग देखने को ये होगा कि क्या ब्राह्मण वर्ग का वोट एक तरफा जाएगा। अगर एक तरफा जाएगा तो क्या वो ब्राह्मण कैंडिडेट को जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वो वोट भी बटेगा। दूसरा, अगर हम अन्य वर्गों की बात करें तो दोनों ही कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी के एक ही वर्ग से आते हैं। अगर वो वोट भी बटता है तो फिर दोनों के हिस्से में से किसके खाते में ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद अल्पसंख्यक या दूसरे वर्गों के वोट की बात करें तो कुल मिला के जातिगत समीकरणों पर लगभग तय होते हैं यहाँ पर चुनाव के फैसले। और जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो जो मुकाबला है इस वक्त त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, पर इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गणेश सिंह का राजनीतिक कद इस वक्त तीनों कैंडिडेट में सबसे बड़ा है। उसके बाद नारायण त्रिपाठी का नाम आता है, फिर सिद्धार्थ कुशवाहा का। लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और इन चुनाव में मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से कैंडिडेट हैं और गुना सीट अब एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट में जो है इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी सीट से अपना चुनाव हार गए थे। और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस बीजेपी कैंडिडेट केपी यादव ने हराया था, और केपी यादव की अगर हम बात करें तो राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक कद की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव दोनों में काफ़ी अंतर है। उसके बाद भी 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव हारे थे। अब कांग्रेस ने इस सीट से राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है तो कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह यादव। लेकिन 2019 में इस सीट में एक ऐसा जातिगत समीकरण था जो निकलकर सामने आया था। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का कारण वही समीकरण बना था, और वो समीकरण था यादव वोटों का समीकरण, क्योंकि इस सीट पर अशोकनगर, गुना और मुंगावली में सबसे ज़्यादा यादव वोट हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें, पिछली बार 2019 में बीजेपी ने यहाँ से यादव कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, तो वो सारे वोट लगभग जो है बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में गए। और उसके बाद अगर बात करें कि अशोकनगर, गुना और मुंगावली में, तो इस बीच भी चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से खड़े हैं, लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट दिया, तो अब कांग्रेस के यादव कैंडिडेट देने से डिपेंड करता है कि यादव वोट क्या बीजेपी के साथ रहेगा या फिर वो एक तरफा कांग्रेस के साथ जाएगा। तो ये इस सीट पर जो है यादव वोटों का गणित सबसे बड़ा है। अभी तक तो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ के लिए जो है उनके बेटे महारिमन सिंधिया भी प्रचार कर रहे हैं, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया भी लगातार प्रचार कर रही हैं। और नामांकन के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी 2000 गाड़ियों के साथ अपना नामांकन भरने पहुंचे थे, तो उससे उनकी ताकत,
उनकी राजनीतिक कद, सभी का एहसास उसी से होता है। लेकिन उसके बाद भी जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये है कि जो यादव वोट है वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो हार जीत के इक्वेशंस को बिगाड़ भी सकते हैं। चूँकि 2019 के नतीजे बीजेपी के सामने भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने तो व्यक्तिगत तौर पर है। यही वजह है कि वो पूरा के पूरे समर्थकों के साथ प्रचार तो लगातार चल रहा है, उनकी पत्नी भी प्रचार कर रही है, उनके बेटे महारिमन भी प्रचार कर रहे हैं और ख़ासकर जो है इन वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने यहाँ से जो है राव यादविंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है और राव यादविंद्र सिंह यादव वो कैंडिडेट हैं जिनके पिता कभी बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया से चुनाव लड़ चुके। तो लगभग इन परिवारों के बीच में लंबे समय से मतलब कहा जा सकता है कि चुनाव में परिवार के सदस्य आमने सामने रहे हैं, कभी बीजेपी से तो कभी कांग्रेस से। और जो है राव यादविंद्र सिंह यादव जो है इनके परिवार के सदस्य जो है इनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के सामने भी मैदान में थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2019 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो लगातार जो है इस सीट पर सिंधिया परिवार को जीत मिली है। लेकिन 2019 के चुनाव में यादव वोट का जो गणित सामने आया है वो इस वक्त बीजेपी को भी और सिंधिया को भी कहा जा सकता है कि वो गणित जो है डरा भी रहा है और सता भी रहा है। यही वजह है कि इस सीट पर भी इस वक्त फाइट देखने को मिल रही है।